Hello everyone. Today we are going to start a new video lecture series on abstract algebra. So our today's topic is abstract algebra. एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में दो वर्ड्स हैं, एक तो है एब्स्ट्रैक्ट एंड द सेकंड वन इज अलजेब्रा। अलजेब्रा हम स्कूल लेवल से पढ़ते आए हैं। अलजेब्रा को बहुत इजीली डिफाइन किया जा सकता है। अलजेब्रा मैथ्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम सिंबल्स का यूज करते हैं। अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद सिंबल्स एंड मैनिपुलेशंस ऑन दो सिंबल्स। ऑन सिंबल्स पे कैसे मैनिपुलेशंस करते हैं। हमने आज तक जो बेसिकली जो ऑपरेशंस पढ़े हैं, जो बेसिक चार ऑपरेशंस पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन चारों का यूज करके उन सिंबल्स को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसी ब्रांच मैथ्स की जो इसको डील करती है, उसी को हम अलजेब्रा कहते हैं। सो अलजेब्रा को हम इजिली डिफाइन कर सकते हैं। अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with symbols that deals with symbols and manipulations on those symbols and manipulations on those symbols। तो अलजेब्रा जो है वो मैथ्स की ऐसी ब्रांच है जो सिंबल्स से डील करती है और उन सिंबल्स में कैसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं उससे डील करती है। ये तो अलजेब्रा की डेफिनेशन थी। एब्स्ट्रैक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग होता है? एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग दैट एग्जिस्ट एज एन आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज होती है जो केवल आइडिया के तौर पर एग्जिस्ट कर रही है, जो केवल हमारे माइंड में, दैट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग दैट एग्जिस्ट ओनली एज एन आइडिया। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है कोई ऐसी चीज है जो केवल आइडिया के तौर पे एग्जिस्ट कर रही है। अलजेब्रा एक मैथ्स की वो ब्रांच होती है जो सिंबल्स से डील करती है और उस पे मैनिपुलेशंस जो होते हैं उनसे डील करती है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एक ऐसी अलजेब्रा हो गई जो हमारे जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट इट एग्जिस्ट ओनली एज एन आइडिया, जो केवल आइडिया के तौर पे एग्जिस्ट कर रही है। तो हम ऐसी अलजेब्रा पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इज दैट अलजेब्रा दैट एग्जिस्ट ओनली एज एन आइडिया। इट इज अ पार्ट ऑफ प्योर मैथ्स। ये प्योर मैथ्स का पार्ट होती है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और जो केवल आइडिया के तौर पे एग्जिस्ट करती है, जिसे हमने कंसीडर कर लिया है कि एक फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका नहीं है, जिसे हमने अपने माइंड से कंसीडर कर लिया है कि ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो our today's topic is abstract algebra. Abstract algebra is basically, we can say, it is the study of algebraic structures. Abstract algebra is basically the study of algebraic structures. एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स की स्टडी है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमें दो बेसिक सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो है सेट एंड बाइनरी ऑपरेशन। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉन एम्प्टी सेट। किसी नॉन एम्प्टी सेट में अगर एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन को इक्विप कर दें, नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस, एक या एक से ज्यादा ऑपरेशंस जो है किसी सेट के साथ, नॉन एम्प्टी सेट के साथ कंसीडर कर लें, तो वो कलेक्शन जो है, वो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो नॉन एम्प्टी सेट का with one or more binary operations, that is known as algebraic structure. So a non-empty set equipped with one or more binary operations. So algebraic structure को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक नॉन एम्प्टी सेट जिसमें हम एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशंस को इक्विप कर दें, उसके साथ कंबाइन कर दें। तो कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए हमने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया है। नेचुरल नंबर के साथ अगर मैंने कह दिया कि एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर्स पे, मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है, इनको इसके साथ कंसीडर कर लें, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। अगर एडिशन नेचुरल नंबर्स पे, वो हम देखेंगे आगे कि है या नहीं है। मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है
नेचुरल नंबर्स पे, तो ये नेचुरल नंबर का सेट विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। अब ये जो ऑपरेशन इसमें हम यूज कर रहे हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन हम जो यूज कर रहे हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं। जैसे अपने यहाँ पे दो लिए हैं, अगर नेचुरल नंबर्स के सेट को या इंटीजर्स के सेट को, मान लीजिए z सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स के सेट को मैं एडिशन के साथ कंसीडर कर लूं, अगर एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है z पे, तो ये कॉम्बिनेशन z प्लस, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इसी तरीके से r विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लीकेशन, ये कॉम्बिनेशन ले लें, इट इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें हम ये जो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, इसमें एक तो सेट की जरूरत पड़ रही है हमें, तो हमें पता होना चाहिए कि सेट को कैसे डिफाइन करते हैं और सेट क्या होता है। और साथ में दूसरी चीज जो हमें जरूरत पड़ रही है, एक तो हमें सेट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। द सेकंड वन इज बाइनरी ऑपरेशन। व्हाट इज अ बाइनरी ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन तो हम जानते हैं कि जैसे जनरली बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बट विच ऑपरेशन इज नोन एज बाइनरी ऑपरेशन? कौन सा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है? तो बाइनरी ऑपरेशन जो होते हैं वो सेट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन और सेट को हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले सेट, व्हाट इज अ सेट? सेट को कैसे डिफाइन करेंगे? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हमने ले लिए, उनका वेल डिफाइंड कलेक्शन, उनको कलेक्ट कर लिया, और जो कलेक्शन कैसा हो, वेल डिफाइंड हो। बाय वेल डिफाइंड वी मीन, वेल डिफाइंड से मतलब हमारा ये है, वी मस्ट बी एबल टू डिफरेंशिएट विच एलिमेंट इज टू बी इंक्लूडेड इन द कलेक्शन एंड विच नॉट। कलेक्शन में किस एलिमेंट को इंक्लूड करना है और किस एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये इजिली, ये क्लियर है हमें, ये इजिली देख सकते हैं कि अगर हम कलेक्शन करें, कलेक्शन ऑफ ऑल द बैट्समैन, ऑल द बैट्समैन ऑफ क्रिकेट हु स्कोर्ड मोर देन 100 रन, जिन्होंने 100 से ज्यादा रन बना रखे हो, तो 100 से ज्यादा रन जिन बैट्समैन ने बना रखे हो, उनका अगर कलेक्शन करें, तो ये एक स्टेटिस्टिक्स हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगा हमें, जिसमें इस ये प्लेयर है, इसने 100 से ज्यादा रन बना रखे हैं, ये प्लेयर है, इसने 100 से ज्यादा रन बना रखे हैं, ये प्लेयर है, इसने 100 से ज्यादा रन बना रखे हैं। तो हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि किसके 100 से कम रन है और किसके 100 से ज्यादा रन है। तो जितने भी 100 से ज्यादा रन वाले हैं प्लेयर्स, बैट्समैन जो हैं, उनका कलेक्शन अगर हम कर लें, तो वो कलेक्शन जो है वो एक सेट है, वो वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि किसको इंक्लूड करना है। मान लीजिए किसी के 99 रन हैं, किसी के 90 रन बने हैं अभी तक, किसी का कैरियर स्टार्ट हुआ है उसके 10 ही रन बने हैं आज तक, तो उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे, उस कलेक्शन में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उन्हें एक्सक्लूड कर देंगे। तो हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि किस एलिमेंट को हमें इंक्लूड करना है, किस प्लेयर को हमें इंक्लूड करना है अपने कलेक्शन में, और किस प्लेयर को हमें एक्सक्लूड करना है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और नॉन एम्प्टी है, तो हम इसे सॉरी, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, प्लस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हमने उसमें कंसीडर कर लिए हैं, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, उसे हम कह सकते हैं वो एक सेट है। तो सेट की डेफिनेशन जो होती है वो होती है a well defined collection of distinct objects डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है वो सेट कहलाता है। बाय वेल डिफाइंड वी मीन, by well defined we mean that we must be able to differentiate which element is to be included and which not। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि हाँ हमें इस एलिमेंट को इंक्लूड करना है, इस एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करना है। अगर हम ये क्लियर है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है, और वो वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, उसी को हम कहते हैं सेट। लेकिन अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, जैसे कि अगर मैं ये कह दूं कि हम कलेक्ट कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द ग्रेट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट, जितने भी ग्रेट प्लेयर्स हैं क्रिकेट के, उनका कलेक्शन अगर हम कर लें, तो ग्रेट प्लेयर्स जो हैं क्रिकेट के
ग्रेट प्लेयर्स की जो डेफिनेशन है, ग्रेट प्लेयर का जो क्राइटेरिया है, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कोई ये कह सकता है कि ग्रेट प्लेयर वो है जिसने 10,000 से ज्यादा रन बना रखे हैं, कोई ये कह सकता है कि ग्रेट प्लेयर वो है जिसने 50 से ज्यादा विकेट ले रखे हैं, कोई ये कह सकता है कि ग्रेट प्लेयर वो है जिसने 50 100 मार रखी है, मतलब 50 सेंचुरीज बना रखी हैं। कोई ये कह सकता है कि ग्रेट प्लेयर वो है जिसने 5 विकेट जो है 5 बार अपने करियर में ले चुका है वो। तो ग्रेट प्लेयर की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो जाएगी, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन ग्रेट प्लेयर है और कौन ग्रेट प्लेयर नहीं है। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर या पुराने हम क्रिकेटर्स को इंक्लूड कर सकते हैं ग्रेट प्लेयर्स में, बट हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा प्लेयर ग्रेट है। तो नए यंग प्लेयर्स हैं या कोई दूसरा प्लेयर है, तो उसने कोई क्राइटेरिया, जो फिक्स क्राइटेरिया हमें नहीं दिया हुआ है कि जिसके जिसके बेसिस पे हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाए कि इस प्लेयर को हमें इंक्लूड करना है और इस प्लेयर को एक्सक्लूड करना है। क्योंकि हम ये नहीं कर पा रहे हैं कि किस प्लेयर को इंक्लूड करना है, किस प्लेयर को एक्सक्लूड करना है, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, इट मींस दिस टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ ग्रेट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट, ये कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, और वेल डिफाइंड नहीं है, इट मींस इट डज नॉट फॉर्म अ सेट। तो एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल players of cricket who have scored more than 100 runs। ऐसे क्रिकेट के प्लेयर्स जिन्होंने 100 से ज्यादा रन बना रखे हैं उनका कलेक्शन करें, तो हमें क्लियर है कि 100 से ज्यादा रन वाले इंक्लूड करने हैं और 100 से कम वाले एक्सक्लूड करने हैं। तो ये कलेक्शन तो वेल डिफाइंड है, फॉर्म्स अ सेट, ये एक सेट फॉर्म करेगा। while collection of all the great players of cricket, क्रिकेट के ग्रेट प्लेयर्स का कलेक्शन अगर हम करें, तो ग्रेट प्लेयर्स में हम डिफाइन नहीं कर सकते कौन से प्लेयर्स ग्रेट हैं कौन से नहीं है, सबके लिए वो डेफिनेशन अलग अलग होगी। डज नॉट फॉर्म अ सेट, ये एक सेट को फॉर्म नहीं करेगा। डज नॉट फॉर्म अ सेट, ये सेट को फॉर्म नहीं करेगा। सो बेसिकली सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे किसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होती हैं बेसिकली। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट के रिप्रेजेंटेशंस। द फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म। सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हम कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स, ये कर्ली ब्रेसेस हैं या कर्ली ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रेसेस में सेट के एलिमेंट्स को अगर कॉमा लगा के सेपरेट करके लिख दें, सेट के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। मान लीजिए मैं कलेक्शन कर रहा हूं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, 5 से कम जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका कलेक्शन कर रहा हूं। तो 5 से कम नेचुरल नंबर्स हमें क्लियर है, हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि 5 से कम नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं। 1 2 3 एंड 4, ये 4 नेचुरल नंबर्स जो हैं जो 5 से कम है, हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। तो ये कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड है। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन अगर हम कर लें तो ये क्या फॉर्म कर देगा, सेट फॉर्म कर देगा। और सेट फॉर्म करेगा तो सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिखेंगे। लिखने के लिए हमारी रोस्टर फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस बना लिए। कर्ली ब्रेसेस में जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट कौन कौन से इंक्लूड होंगे, 5 से लेस जो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स। तो 5 से लेस नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 एंड 4, ये 4 नेचुरल नंबर्स जो हैं जो 5 से छोटे हैं। तो इन चारों को कॉमा से सेपरेट करके इन कर्ली ब्रेसेस में अगर लिख देंगे, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म है सेट की रिप्रेजेंटेशन की। इसी तरीके से एक नेक्स्ट जो फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को जो लिखते हैं वो बिल्ड कैसे हो रहा है उसका रूल लिखते हैं कि इस रूल के थ्रू बिल्ड हुआ है। तो उसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे दोबारा से। कर्ली ब्रेसेस में हम क्या करते हैं, हमें ये लिखना है कि ये
कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, नेचुरल नंबर्स लेने जो 5 से छोटे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक सिंबल यूज करेंगे x। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, हमने मान लिया कि x एक नेचुरल नंबर है, सच दैट का सिंबल यूज करेंगे यहाँ पे, कॉलन x बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर्स हम ले रहे हैं। अब नेचुरल नंबर्स कौन से ले रहे हैं, लेस देन 5, 5 से लेस वाले नेचुरल नंबर चाहिए। x एक नेचुरल नंबर होगा, लेकिन नेचुरल नंबर कौन सा, जो 5 से लेस हो। तो हम बिल्ड कैसे हो रहा है ये सेट, उसकी एक रूल लिखेंगे। तो रूल ये है कि x जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए, x नेचुरल नंबर हो बट इट इज लेस देन 5, वो 5 से छोटा होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये सेट जो है वो बिल्ड हो जाएगा, और अगर हम एलिमेंट्स लिखें तो वो रोस्टर फॉर्म में इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस में, कंप्लीट कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में भी कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे, बट उसे जनरल फॉर्म में उसे कंसीडर करेंगे। जनरल फॉर्म के लिए हम x का यूज करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं कि x एलिमेंट इसका होगा, x किस सेट का एलिमेंट होगा, और उस पर क्या रूल लगा होगा, क्या कंडीशन लगी होगी, जिसके अकॉर्डिंग वो इसके अंदर इंक्लूड करना होगा उसे या नहीं करना होगा। तो सेट को बेसिकली रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट को जब हमें अपनी आगे की स्टडी करते हैं, तो फंक्शंस, रिलेशंस, आगे जो हम चीजें पढ़ते हैं या ग्रुप पढ़ेंगे हम आगे, तो उसमें सेट का हम एक डायग्राम बनाते हैं। सेट का जो डायग्राम हम बनाते हैं, ये एक ओवल या सर्कल के फॉर्म में ले लेते हैं, जिसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। ये सेट है, और इस सेट के एलिमेंट्स को इसके अंदर शो करते हैं। तो जैसे कि ये सेट है हमारा, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, हम इसके अंदर शो कर सकते हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन या दिस डायग्राम इज नोन एज वेन डायग्राम। ये भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वेन डायग्राम है, वेन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डायग्राम दिया था। ये वेन डायग्राम है, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 2 3 एंड 4, ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो सेट हमें क्लियर है। अब सेट जब क्लियर है, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में जो सेकंड टर्म था जो हमें पढ़ना है, वो है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने से पहले, बाइनरी ऑपरेशन इज बेसिकली अ फंक्शन, वो एक फंक्शन होता है। फंक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट से, किसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसी सेट पे जो फंक्शन होता है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने से पहले, बाइनरी ऑपरेशन को अगर मैं डिफाइन करूं, तो बाइनरी ऑपरेशन को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ए कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिया है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ फंक्शन फ्रॉम a cross a to a is called binary operation. A function from a cross a is called binary operation. फंक्शन जो a क्रॉस a से a पे डिफाइंड है, उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने से के लिए हमें सेट की जरूरत पड़ेगी, नॉन एम्प्टी सेट, वो हमें क्लियर है कि सेट क्या होता है। अब फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और फंक्शन में एक चीज और यहाँ पे इंक्लूड करा है हमने, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए क्या है, ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है ये ए क्रॉस ए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हमें क्लियर होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, प्लस हमें ये क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। अगर ये दो चीजें क्लियर हैं, तो हमें बाइनरी ऑपरेशन क्लियर हो जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन क्लियर है, सेट क्लियर है, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन जो है, अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, तो एक फंक्शन ए क्रॉस ए से ए पे कोई फंक्शन जो होता है उसी को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, फंक्शन को ही बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन फंक्शन किससे किस पे डिफाइंड है, ए क्रॉस ए से ए पे। ए क्रॉस ए क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद इटसेल्फ, ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कंसीडर कर लिया, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, then the Cartesian product of A and B is defined as, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे, A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं A क्रॉस B से। और इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं A क्रॉस B में, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है A और B का, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स क्या आएंगे,
ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स आएंगे सच दैट द फर्स्ट वन, ये ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। ये पेयर जो कहलाता है ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ऑर्डर्ड पेयर या इसे टू टपल भी कहते हैं, टू टपल कहलाएगा। ये ऑर्डर्ड पेयर है। इस ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर, पेयर तो जानते हैं दो एलिमेंट, ठीक है। ऑर्डर का मतलब ऑर्डरिंग इसकी फिक्स्ड है, मतलब ए पहले लेना है और बी बाद में लेना है। तो ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स होंगे और उन्हें ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देंगे, ये एक ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। इस टाइप के एलिमेंट्स इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये कहती है कि ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे वो ए कॉमा बी टाइप के होंगे, सच दैट ये फर्स्ट वाला एलिमेंट ए जो है वो एलिमेंट ए का होगा, ए बिलोंग्स टू ए, एंड द सेकंड एलिमेंट बी, बी जो होगा वो बी का होगा, बी बिलोंग्स टू बी। फर्स्ट एलिमेंट ए जो है वो ए का एलिमेंट होगा और सेकंड एलिमेंट बी जो है वो बी का एलिमेंट होगा। तो इस टाइप के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे उन सब का कलेक्शन ए में से हम बदलते रहेंगे। ए कोई जनरल फॉर्म लिख दी हमने ए की, मान लीजिए ए में एक एलिमेंट 1 है एक एलिमेंट 2 है, तो 1 और 2 इसकी दो वैल्यूज हो जाएंगी, बदलते रहेंगे इसमें। इसी तरीके से बी में मान लीजिए हमने एलिमेंट लिख लिए हैं 1 2 3 4 5, तो बी की वैल्यूज जो है स्मॉल बी की वैल्यूज 1 2 3 4 5 हो जाएंगी। उन्हें बदल बदल के ढेर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाएंगे हमें। उन सबका जो कलेक्शन करेंगे वही कलेक्शन ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा दो सेट्स का। तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो ए और बी के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए कॉमा बी टाइप के आएंगे, जहाँ पे ए जो होगा वो ए का एलिमेंट होगा और बी जो होगा वो बी का एलिमेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, ए मैंने कंसीडर कर लिया मान लीजिए 1 2 3, ए में 3 एलिमेंट्स हैं। बी मान लीजिए मैंने कंसीडर कर लिया, बी में ए कॉमा बी ये दो एलिमेंट्स हैं। तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा, पहला एलिमेंट जो मिलेगा इस ऑर्डर्ड पेयर में वो पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट किसका होगा, बी का होगा। तो पहला एलिमेंट ए का हमने ले लिया 1, 1 को बी के एलिमेंट ए के साथ ले सकते हैं, तो 1 कॉमा एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया, वो इसका एलिमेंट होगा। इसी तरीके से 1 ए का एलिमेंट है, इसे 1 को फिक्स रखिए और बी के दूसरा एलिमेंट ले लिए बी, 1 कॉमा बी भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, ये भी ए क्रॉस बी का एलिमेंट होगा। इसी तरीके से 2 को ए के साथ ले सकते हैं, 2 कॉमा ए। इसी तरीके से 2 को बी के साथ ले सकते हैं, 2 कॉमा बी। इसी तरीके से 3 को ए के साथ ले सकते हैं, 3 कॉमा ए, और 3 को बी के साथ ले सकते हैं, 3 कॉमा बी। तो ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी का, इसमें 1a 1b 2a 2b 3a 3b, फर्स्ट एलिमेंट ए से लेना है हमेशा, सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे वो ए से होंगे और जो सेकंड एलिमेंट है वो ए बी में से ही होगा, तो सारे के सारे सेकंड एलिमेंट बी में से मिलेंगे। तो ये सारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल हैं उन सबका कलेक्शन हमने कर लिया, उन सबका कलेक्शन कर लिया, उन्हें कर्ली ब्रेसेस में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख के ये जो सेट बनेगा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी का, इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी कहते हैं। अगर ए की कार्डिनलिटी मतलब सेट ए में अगर एन एम एलिमेंट्स हैं, हमने मान लिया कि एन ए मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए में एम एलिमेंट्स हैं, और जो हमारा बी सेट है एन बी, इसमें एन एलिमेंट्स हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो m इंटू एन होंगे, m इंटू एन। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें 3 एलिमेंट थे, इसमें 2 एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हैं। तो अगर ए में m एलिमेंट्स हैं, बी में n एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, m इंटू एन एलिमेंट्स होंगे। अगर इनमें से एक भी सेट हम क्या कर दें, इनफाइनाइट कर दें, कोई एक सेट मैंने मान लिया कि इनफाइनाइट है, ए इनफाइनाइट सेट कर दें या बी इनफाइनाइट सेट कर दें, तो एक सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँ, ए का ए के साथ ही, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया ए क्रॉस ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, ए क्रॉस ए कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट्स आएंगे फर्स्ट एलिमेंट भी ए का होगा और सेकंड एलिमेंट भी ए का होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट ए का मतलब फर्स्ट 1 है तो 1 कॉमा 1, इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट 1 को 1 के साथ लिया है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट 1 लिया, दूसरा एलिमेंट भी 1 लिया। अगली बार में क्या करेंगे, 1 को फिक्स रखेंगे पहले एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट चेंज करेंगे, इनमें से 1 को 2 के साथ ले लिया, फिर 1 को 3 के साथ ले लिया, दोनों ही एलिमेंट ए से ही लेने हैं हमें, बी का कोई रोल नहीं है। इसी तरीके से अब 2 को फिक्स कर दिया पहले नंबर पे, 2 1 2 2 और 2 3, इसी तरीके से 3 1 3 2 और 3 3, ये ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ए में 3 एलिमेंट हैं, दूसरे सेट ए में भी 3 एलिमेंट होंगे, तो ए क्रॉस ए में 3 3 9, 3 3 9, 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे ए क्रॉस ए में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर है मतलब
ए क्रॉस ए जो है वो ए कोई सेट होगा नॉन एम्प्टी सेट, उसका उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये क्लियर है। तो अब हम फंक्शन और डिफाइन कर देंगे, फंक्शन क्या होता है। अगर हम फंक्शन डिफाइन कर देंगे तो हमें बाइनरी ऑपरेशन क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज बेसिकली अ रूल। फंक्शन एक रूल होता है जो एक सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स को एक दूसरे नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट से एसोसिएट करता है, और वो एसोसिएशन कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन इज बेसिकली अ रूल, एक रूल होता है, एक मेथड होता है, एक रूल होता है दैट एसोसिएट्स द एलिमेंट्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट बी यूनिकली। वो यूनिकली एसोसिएट करता है। यूनिकली एसोसिएशन का मतलब है कि एक एलिमेंट जो है वो एसोसिएट केवल एक ही एलिमेंट से होना चाहिए। एक एलिमेंट जो है वो मल्टीपल एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट से एसोसिएट ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, अ फंक्शन इज अ रूल, अ फंक्शन इज अ रूल दैट एसोसिएट्स एलिमेंट्स ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू द एलिमेंट्स of a non-empty set B uniquely। जो एक नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स को एक दूसरे नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट के साथ एसोसिएट करे, और वो एसोसिएशन कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं, मान लीजिए मैंने ये दो सेट ले लिए, ए एक सेट ले लिया जो नॉन एम्प्टी है और उसमें मैंने मान लिया कि 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं। बी कोई दूसरा सेट ले लिया है, मान लीजिए मैंने बी, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और मैं एफ जो है एक एसोसिएशन ले रहा हूँ, एफ के थ्रू 1 ए से एसोसिएटेड है, 2 बी से एसोसिएटेड है, और 3 सी से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स थे, दो नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए। एफ एक रूल है, एफ एक रूल है जो एसोसिएट कर रहा है 1 को ए से, 2 को बी से, 3 को सी से। ये 1 को ए से एसोसिएट कर रहा है, 2 को बी से कर रहा है, 3 को सी से कर रहा है। मतलब इधर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड हैं इधर के एलिमेंट के साथ, प्लस एक कंडीशन और, इधर के एलिमेंट्स यूनिकली एसोसिएटेड हैं इधर के एलिमेंट के साथ। तो एक नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट दूसरे नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, और वो एसोसिएशन कैसा है, यूनिक है। यूनिक होने का मतलब क्या है कि इधर के एलिमेंट की मल्टीपल इमेजेस ना मिले, जैसे कि 1 जो है वो दो एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड ना हो, 1 जो है यूनिकली एसोसिएटेड हो, मतलब 1 केवल एक के साथ एसोसिएटेड हो, 2 केवल एक के साथ एसोसिएटेड हो, 3 केवल एक के साथ एसोसिएटेड हो। तो इस टाइप का रूल जो होता है, मैं इसे लिख सकता हूं इसमें कि F1 इज इक्वल्स टू ए, F2, F को जब 2 पे ऑपरेट करा तो B, और F3 इज इक्वल्स टू C। तो फंक्शन जो डिफाइंड है वो इस तरीके से डिफाइंड है। फंक्शन जिस सेट से डिफाइन करते हैं उस सेट को हम कहते हैं डोमेन। ये डोमेन है, इसके एलिमेंट एसोसिएट होंगे जाके दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ, और जिस सेट पे एसोसिएशन होता है वो कहलाता है कोडोमेन। ये सेट हमारा क्या है, कोडोमेन है। कोडोमेन के एलिमेंट के साथ एसोसिएशन मिलता है डोमेन के एलिमेंट्स का। देखिए 1 जो है एसोसिएटेड है ए से, तो हम ये कह सकते हैं 1 की इमेज ए है। 1 जब ए से एसोसिएटेड है तो हम ये कहेंगे कि 1 की इमेज ए है अंडर एफ, एफ के थ्रू 1 की इमेज ए है। इसी तरीके से 2 की इमेज बी है, और 3 की इमेज सी है। जब ए जो है 1 की इमेज है तो हम उल्टा अगर कहेंगे तो हम कहेंगे ए की प्री इमेज 1 है, ए की प्री इमेज 1 है। इसी तरीके से बी की प्री इमेज 2 है, सी की प्री इमेज 3 है। तो एफ एक ऐसा रूल है जो एक सेट के एलिमेंट को, एक नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट को दूसरे नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहा है। प्लस क्या, कैसे एसोसिएशन है, ये यूनिकली यूनिक एसोसिएशन है। मान लीजिए अगर मैं ये ले लूं एसोसिएशन, ए एक सेट ले लिया, बी कोई दूसरा सेट ले लिया, ए में मैंने एलिमेंट ले लिए 1 -1 2, ए में एलिमेंट ले लिए 1 2 और 3, बी में एलिमेंट ले लिए 1 4 और 9। तो और मैंने एफ में डिफाइन कर रहा हूं इस तरीके से कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इस तरीके से लिखते हैं, एफ इज अ फंक्शन सच दैट, एफ को जब एक्स पे ऑपरेट कर रहे हैं, एफ को किसी पे ऑपरेट करेंगे अगर, तो ऑपरेट जो होता है वो डोमेन के एलिमेंट पे होता है। तो एफ को अगर एक्स पे, एक्स कोई जनरल एलिमेंट ले लिया डोमेन का, डोमेन क्या है, सेट ए है, एक्स पे ऑपरेट कर रहे हैं तो एक्स का स्क्वायर हो जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, फॉर एवरी एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए,
ए के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। तो अगर आप यहाँ पे x की जगह पे एक एलिमेंट पुट करेंगे, एक एलिमेंट 1 अगर पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, f1। f1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 1 से एसोसिएटेड हो जाएगा। इसी तरीके से f को 2 पे रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 4 से एसोसिएटेड हो जाएगा, और 3 9 से एसोसिएटेड हो जाएगा। तो हमने ये देखा f एक ऐसा रूल है, f रूल है जो x पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो x का स्क्वायर दे दे रहा है। तो f एक ऐसा रूल है जो किसी नॉन एम्प्टी सेट से किसी दूसरे नॉन एम्प्टी सेट पे के एलिमेंट को एसोसिएट कर रहा है, और वो एसोसिएशन कैसा है, यूनिक है। मतलब एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं मिल रही है, 1 की एक ही इमेज मिल रही है, 2 की एक ही इमेज मिल रही है, 3 की एक ही इमेज मिल रही है। मान लीजिए अगर मैं ऐसे कोशिश करूं एसोसिएशन की, अगर एसोसिएशन में ऐसे करूं कि ए ये ले लिया मैंने, बी ये ले लिया, 1 2 इधर ले लिया, -1 1 2 -2, और मैं ये कह दूं कि 1 को मैंने एसोसिएट कर दिया -1 से, और 1 को एसोसिएट कर दिया 1 से, 2 को एसोसिएट कर दिया 2 से, और 2 को एसोसिएट कर दिया -2 से। तो एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज मिल गई। 1 जो है यूनिकली एसोसिएटेड नहीं है, 1 यूनिकली एसोसिएटेड नहीं है, 2 जो है वो यूनिकली एसोसिएटेड नहीं है, तो 1 यूनिकली एसोसिएटेड नहीं है, 2 यूनिकली एसोसिएटेड नहीं है। इट मींस अगर मैं f इस टाइप का एक एसोसिएशन बनाऊं भी, तो ये f जो होगा वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी सेट से नॉन एम्प्टी सेट पे एसोसिएशन तो दे रहा है, एसोसिएट तो कर रहा है, बट द एसोसिएशन इज नॉट यूनिक। मतलब डोमेन के एलिमेंट यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए। डोमेन के एलिमेंट, एक एलिमेंट 2 से एसोसिएटेड है, डोमेन का यहाँ पे 1 जो है वो 2 से एसोसिएटेड है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डोमेन का एलिमेंट जो है एक से ज्यादा से एसोसिएटेड हो। एक कंडीशन तो ये है कि डोमेन के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड होने चाहिए। तो इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं ये एसोसिएशन दूं 1 2 3 1 4, 1 1 से एसोसिएटेड है, 2 4 से एसोसिएटेड है। अगर मैं ये एसोसिएशन दूं तो इस एसोसिएशन में अगर आप देखेंगे 1 तो 1 से एसोसिएटेड है, 2 4 से एसोसिएटेड है, बट 3 किसी से भी एसोसिएटेड नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि एक ऐसा रूल जो एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से एसोसिएट करे और यूनिक एसोसिएशन हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एसोसिएशन हो ही ना, तो 3 तो एसोसिएट ही नहीं हो रहा है किसी से। यहाँ पे 1 जो था वो 2 से एसोसिएट हो गया था, लेकिन यहाँ पे 3 एसोसिएट ही नहीं हो रहा है, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। ये भी फंक्शन नहीं है। ये एक फंक्शन है हमारे पास, ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 3 यहाँ पे एसोसिएट नहीं हो रहा है किसी से। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो मल्टीपल एसोसिएशन दे रहा है। 1 2 के साथ एसोसिएटेड है, 1 3 के साथ एसोसिएट होगा, अगर 2 के साथ होगा, 3 के साथ होगा, 4 के साथ होगा, तो एसोसिएशन जो है वो फंक्शन नहीं फॉर्म करेगा। तो ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन क्लियर है। फंक्शन एक ऐसा रूल होता है जो एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता है। फंक्शन को हम, क्योंकि ये एक रूल है, तो हम अपने तरीके से कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। एक और फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं, नेचुरल नंबर के सेट से, नेचुरल नंबर के सेट पे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरीके से होते हैं। इधर भी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। मैंने मान लीजिए एफ एक डिफाइन करा, मैपिंग एफ ए टू बी डिफाइन ऐसे कर रहे हैं कि एफ एक्स पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो 2 की पावर एक्स मिल रही है। तो इसमें आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि x की जगह पे फॉर एवरी, ये x जो होता है वो डोमेन में बिलोंग करता है। डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि 1 अगर मैं यहाँ पुट करूंगा x की जगह पे, नेचुरल नंबर 1 ले लूंगा, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। 2 की पावर 1 मतलब 1 2 से एसोसिएटेड है। जब 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 4, 2 4 से एसोसिएटेड है, 3 9 से एसोसिएटेड हो जाएगा। तो इधर के सारे एलिमेंट 4 16 से एसोसिएटेड हो जाएगा, इधर के सारे एलिमेंट एसोसिएट हो जाएंगे इधर जाके, ठीक है। इधर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जो जिससे इधर का एलिमेंट एसोसिएट ना हो। इधर एलिमेंट बच जाएंगे, इधर एलिमेंट बचने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो एक टाइप ऑफ फंक्शन होता है जिसे इनटू फंक्शन कहते हैं, अगर एलिमेंट बच जाते हैं। इधर एलिमेंट अगर बच जाए जिनकी प्री इमेज नहीं मिल रही है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन इधर के सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए, और कैसे एसोसिएशन होना चाहिए, यूनिक। तो इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। ये जो मैंने डिफाइन करा है ये भी एक फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो अब फंक्शन भी क्लियर है और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्लियर है। तो एक ऐसा फंक्शन जो ए क्रॉस ए से ए पे डिफाइंड है, उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन पे वापस आते हैं। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन जो है वो तो ये लिखी हुई है, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए क्रॉस ए से किसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट जो मिल रहा है उससे उसी सेट पे अगर फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है।
फॉर एग्जाम्पल हम ले लें अगर n क्रॉस n से n पे अगर मैं एडिशन डिफाइन कर दूं, तो एडिशन को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, एडिशन किसी एलिमेंट, मान लीजिए n क्रॉस n के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ये क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट्स का, तो इसके एलिमेंट हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। n क्रॉस n के एलिमेंट्स हमेशा कैसे मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मिलेंगे। तो n क्रॉस n का कोई जनरल एलिमेंट अगर मैं लिखूंगा तो a कॉमा b टाइप का होगा। तो इस पे मैंने प्लस डिफाइन कर रहा हूँ कि a कॉमा b पे जब ऑपरेट कर रहे हैं तो a प्लस b हो जाता है फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू n क्रॉस n डोमेन के एलिमेंट पे। तो अगर हम एडिशन डिफाइन करें n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे अगर हम एडिशन डिफाइन करें तो हम ये देख सकते हैं कि a कॉमा b, अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर्स ले लें, a कॉमा b दो नेचुरल नंबर्स का पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर, अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लें उस पर एडिशन डिफाइन करें तो a प्लस b जो भी आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही होता है, हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा। जैसे कि 2,3, 2,3 का मतलब 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 मतलब 5, तो 2,3 यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा वो किससे एसोसिएटेड होगा, इधर 5 से। ये नेचुरल नंबर सादे हैं, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में मिलेंगे। यहाँ पे 1,1, 1,1 किससे एसोसिएटेड होगा, 2 से। 1,2, 1,2 किससे एसोसिएटेड होगा, 3 से। ठीक है, 2,1, 2,1 किससे एसोसिएटेड होगा, 3 से। देखिए 1,2 भी 3 से एसोसिएटेड है, 2,1 भी 3 से एसोसिएटेड है, दोनों ही 3 से एसोसिएटेड है, बस बट यहाँ पे इस एलिमेंट की यूनिक इमेज है, इस एलिमेंट की यूनिक इमेज है। ये मैनी वन मैपिंग है, ये टाइप ऑफ मैपिंग है मैनी वन। ऐसा नहीं है कि एक इसकी दो इमेज मिल रही हो, इसकी दो इमेज मिल रही हो, इन दोनों की सेम इमेज मिल सकती है, इसकी दो इमेज इसकी दो इमेज नहीं मिल रही है। तो ये एडिशन जो है एक फंक्शन है n क्रॉस n से n पे, मतलब कोई से भी दो नेचुरल नंबर ले लें, नेचुरल नंबर से बाहर हम जाएंगे ही नहीं, इससे बाहर का एलिमेंट हमें मिलेगा ही नहीं। -2 हमें मिलेगा ही नहीं कभी भी, 0 हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर से बाहर है -2 0, √2 कभी मिलेगा ही नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर कभी मिलेगा ही नहीं। तो ये एडिशन एडिशन जो है नेचुरल नंबर्स पे, ये एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन क्यों है, क्योंकि ये एक फंक्शन है n क्रॉस n से n पे। या सिंपल फॉर्म में हम ये देख सकते हैं कि कोई भी ऑपरेशन जो है वो किसी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन तब होता है जब उस सेट के दो कोई से भी एलिमेंट ले लें, उनको उस ऑपरेशन से ट्राई करें, मतलब वो ऑपरेशन अप्लाई करें उसमें, तो उस ऑपरेशन से अप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट मिले वो उसी सेट का अगर वापस मिल रहा है तो हम ये कहेंगे वो ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है उस सेट पे। जैसे कि दो नेचुरल नंबर ले लें, दो नेचुरल नंबर को ऐड करके दो नेचुरल नंबर को हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेगा। 1 + 2 3 नेचुरल नंबर, 10 + 5 15 नेचुरल नंबर, 1000 + 100 1100 नेचुरल नंबर, हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर्स पे। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन अगर हम देखें, मल्टीप्लीकेशन क्या बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर पे? मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन भी नेचुरल नंबर्स पे बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि दो नेचुरल नंबर की मल्टीप्लीकेशन करें कभी भी तो नेचुरल नंबर ही आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करूं तो मल्टीप्लीकेशन जो है n क्रॉस n से n पे a कॉमा b टाइप के एलिमेंट होंगे, तो जो ये एसोसिएट होगा वो a इंटू बी से एसोसिएट हो जाएगा। तो अगर इसे f कह दूं तो f जो होगा वो a कॉमा b पे जब हम ऑपरेट करेंगे तो क्या दे देगा, a इंटू बी दे देगा। अगर यहाँ पे मैं ले लूँ 1,2 तो 1,2 1 इंटू 2 2 से एसोसिएट हो जाएगा, 1 1 1 इंटू 1 1 से एसोसिएट हो जाएगा, 10 100 10 100 1000 से एसोसिएट हो जाएगा। तो इधर के सारे एलिमेंट एसोसिएट हो जाएंगे और यूनिक एसोसिएशन होगा। इट मीन्स ये जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन का, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है n क्रॉस n से n पे। बाइनरी ऑपरेशन मतलब ये फंक्शन है n क्रॉस n से n पे, तो मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, बाइनरी ऑपरेशन है। या ऐसे सिंपल फॉर्म में हम ये देख सकते हैं कि दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो नेचुरल नंबर होता है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर एक और एग्जांपल देखें, सब्ट्रैक्शन, अगर मैं सब्ट्रैक्शन ले लूं नेचुरल नंबर्स पे, तो दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके क्या नेचुरल नंबर ही मिलता है हमेशा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 2 ले लूं, एक 3 ले लूं, तो 2 - 3 -1 होता है, विच डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो 2 - 3 क्योंकि -1 होगा वो नेचुरल नंबर नहीं है। इट मींस माइनस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है।
एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी तरीके से और एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल में n प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, n मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, z सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, इसी तरीके से z विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, रियल नंबर्स का सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, रेशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन कोई भी सेट, ये एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है क्यू पे, ठीक है, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है जेड पे, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है एन पे, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है एन पे, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर्स पे। तो ये जो स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं, एन को विद एडिशन, एडिशन क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर्स पे, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर पे, एडिशन जेड पे, मल्टीप्लिकेशन जेड पे, एडिशन क्यू पे, एडिशन आर पे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन आर पे, एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन। तो इस तरीके से बहुत सारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये सारे ऑपरेशंस जो हैं जिस सेट के साथ लिए हैं उस पे बाइनरी ऑपरेशंस हैं, इसलिए ये सारे जो बने हैं ये क्या कहलाएंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। ये सब क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज अ नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन इक्विप किया हमने, अगर दूसरा कोई और भी बाइनरी ऑपरेशन है जैसे नेचुरल नंबर पे एडिशन भी है मल्टीप्लिकेशन भी है, तो n प्लस मल्टीप्लिकेशन इट इज आल्सो एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, अ सेट, अ नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस एंड द स्टडी ऑफ दोज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। इन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स की स्टडी जो है इसी को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहते हैं। इन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी है जो हम करेंगे दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। आज के लेक्चर में केवल इतना ही, फिर आगे हम मूव करेंगे। अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, ग्रुप, रिंग, फील्ड, वेक्टर स्पेस, मॉड्यूल्स, ये सब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं। एक एक करके हम अपने जो सिलेबस है, जो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, सारे सिलेबस को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।